हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 40 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके सिर्फ 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आपका यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है। और यूपी बीएड में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लग जाता है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके के पार्ट में 50 प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जीके में रिपीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। रीजनिंग में भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट होते हैं। तो यह यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। और इसमें आपको 2011 से लेकर के 2024 तक का पूरे 14 साल का आपको पेपर मिलने वाला है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन रहेगा और सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ पर डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो वेद एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट आपको सिर्फ लिखना है यूपी वेद एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर देने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सकर्मक क्रिया दिया गया। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए अगर जो भी आपको वाक्य दिए गए हैं, वाक्य में आप क्या, किसे और किसका लगा करके अगर प्रश्न करेंगे, अगर आपको उत्तर मिल जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार चेक कर लेंगे सभी में। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया है, सीता भोजन बना रही है। यहाँ पे प्रश्न इस तरह से करेंगे कि सीता क्या बना रही है, आपको उत्तर मिल जा रहा है कि भोजन बना रही है। तो यह क्या है, आपका सकर्मक क्रिया है। अगला आपका है यहाँ पे टैगोर ने गीतांजलि लिखी। इसका इस तरह से प्रश्न बनेगा कि टैगोर ने क्या लिखी। तो यहाँ पे उत्तर आपको मिल जा रहा है कि गीतांजलि लिखी। तो यह भी आपका सकर्मक क्रिया होगा। इसके बाद देखिए दिया गया श्याम रोता है और इसमें क्या लगाएंगे या किसे लगाएंगे या किसका लगाएंगे, कोई भी आपका प्रश्न नहीं बनेगा, ना ही कोई आपको उत्तर मिलने वाला है। तो यह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। आपसे पूछा गया था सकर्मक क्रिया नहीं लगा है तो इसका मतलब है अकर्मक क्रिया पूछा गया था। तो सी वाले में अकर्मक क्रिया है तो यहाँ पे सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि यहाँ पे बच्चा फल तोड़ रहा है। यहाँ पे प्रश्न इस तरह से करेंगे कि बच्चा क्या तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है। तो यह भी आपका क्या है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए जो आपकी हिंदी यहाँ पे भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह पॉइंट याद रखना है। और जो नेपाली भाषा है, नेपाली देखेंगे जो नेपाल देश है, नेपाल की राष्ट्रभाषा है। और जो नेपाली यहाँ पे भाषा है यह देवनागरी लिपि में यह भी लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, यह बीएड में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अट्टालिका होता है। जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है वह होता है अट्टालिका। तो ये वाला राइट आंसर होगा। वर्चस्व का समानार्थक शब्द शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चस्व का यहाँ पे जो अर्थ हो जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एक तरह से प्राबल्य हो जाएगा। वर्चस्व का मतलब होता है आपका यहाँ पे प्राबल्य। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, आश्रय का समानार्थक शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आश्रय का मतलब होता है आपका यहाँ पे शरण हो जाएगा। आश्रय का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे शरण हो जाएगा। समानार्थक पूछा गया है तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध का समानार्थक शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
यहाँ पे प्रसिद्ध का जो समानार्थक शुद्ध है यह देखिए हो जाएगा, प्रसिद्ध का मतलब होता है प्रख्यात। तो यहाँ पर देखेंगे प्रख्यात दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है। प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 9 तक दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनना है। रूपांतरण दिया गया, रूपांतरण का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा यह आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि रूप धनांतरण से आपका रूपांतरण हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की दुराशा दिया गया है और इसका आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, तो काफी इजी है, जल्दी से प्रयास करेंगे। और इसमें देखेंगे विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर देखेंगे विसर्ग वाला सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में दिया गया सी में, दो धन आशा से दुराशा बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मनोयोग, या बीएड में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट भी है और इसका आपको बताना है यहाँ पे संधि विच्छेद। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मन धन योग से आपका बनेगा मनोयोग, यह बीएड में पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें भी विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साइकिल शब्द है, साइकिल शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित से उपयुक्त कारक चुने। तो यहाँ पे देखेंगे कारक आपका यहाँ पे कारक बताना है, और यहाँ पर आप लोग चिन्ह या विभक्ति देखेंगे तो से लगा है। पेड़ से फल गिरा, इसका मतलब है से का जो प्रयोग हो रहा है अलग होने के लिए हो रहा है। जहां पर भी से का प्रयोग अलग होने के लिए होता है वहां पे अपादान कारक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि कवि का स्त्रीलिंग है, यह भी आपके बीएड में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कवयित्री होता है। और इस तरह से देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर डी में शुद्ध रूप से लिखा गया, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए कि अभिनेता का स्त्रीलिंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभिनेता का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वह होता है अभिनेत्री, आप लोग सुनते होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, जल्दी से आपको यहाँ पे आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 19वां प्रश्न है कि नीरस का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरस का हो जाएगा सरस हो जाएगा। सरस देखिए दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरस का मतलब होता है कि जो रस या जल से युक्त हो, मतलब रसीला हो या रस युक्त हो, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला राइट आंसर होगा। मलिन का विलोम शब्द है, यह आपको बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलिन का यहाँ पे जो अर्थ होता है वह होता है आपका यहाँ पे मैला या खराब या गंदा से लिया जाता है मलिन का यहाँ पे अर्थ। तो यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द पूछा गया है यह हो जाएगा स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नित और नत शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो नित दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, नित का मतलब होता है कि प्रतिदिन, डेली, तो यहाँ पे क्या होगा प्रतिदिन हो जाएगा। और जो नत दिया गया, नत का मतलब है कि झुका हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों से आपको छांटना है, तो जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिए। धाम का यहाँ पे देखेंगे जो अन्य अर्थ है इसमें देखिए आपका आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, धाम का अर्थ होता है घर, यहाँ से घर शरीर देव स्थान हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो धाम शब्द है इसका पर्यायवाची में देखेंगे आप लोग तो आपका मकान भी आ जाता है, तीर्थ स्थान भी आ जाता है, गेह भी आ जाता है, बसेरा भवन, यह सब आपके धाम के ही यहाँ पे अनेकार्थी शब्द हैं या समानार्थी हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है तिरस्कार दिया गया है और इसमें आपसे उपसर्ग पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरस हो जाएगा। और तिरस देखेंगे ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, जल्दी से आंसर कीजिए कि क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, आप जानते हैं प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ई लगेगा। ई देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या होगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर कीजिए कि माता पिता में समास है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास है, जब भी आपको योजक चिन्ह मिल जाए या आप यहाँ पे अगर इसका विग्रह करते हैं और बीच में आपको और शब्द मिल जाए
तो वहाँ पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है। तो यहाँ पर देखेंगे यह हो जाएगा आपका आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाक्यों को वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, यह आपको बताना है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दो प्रकार से होते हैं, और उन दो प्रकार में एक तो आपका होता है अर्थ के अनुसार वाक्यों का वर्गीकरण होता है, दूसरा होता है रचना के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होगा, दो आपके ऑप्शन नंबर ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अर्थ के अनुसार भी अगर आप लोग देखेंगे तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्यों का अगर वर्गीकरण कर दिया जाए तो 8 प्रकार के होते हैं, और अगर रचना के अनुसार कर दिया जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। और जो अर्थ के अनुसार 8 प्रकार के वाक्य होते हैं उसमें होता है आपका विधानवाचक होता है, निषेधवाचक रहता है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक रहते हैं। और जो रचना के आधार पे हैं, रचना वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तो रचना के आधार पे 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है मिश्र वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह मिश्र वाक्य नहीं है। इसके अलावा जो भी दिए गए हैं सब के सब आपके मिश्र वाक्य के अंतर्गत हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे वाक्य को पढ़ करके उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करना है। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिए सीधा। यहाँ पे जल्दी से आप लोग प्रयास भी कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दिया गया, जब मैं कलकत्ते के अंदर रहता था तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, त्रुटि रहित है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जब मैं कलकत्ता, यहाँ पे देखिए इस तरह से होना चाहिए कि जब मैं कलकत्ता में रहता था, कलकत्ता में रहता था। तो यहाँ पे देखेंगे गलती किस में है, बी वाले में है। पूरा वाक्य आपका रहता कि जब मैं कलकत्ता में रहता था तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाले में आपकी क्या है, त्रुटि है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है, संबंधों की बुनियाद निजी अविश्वास पर निर्भर करती आई है, त्रुटि रहित है। तो यहाँ पे आंसर करने हैं, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए रहना चाहिए कि संबंधों की जो बुनियाद है निजी विश्वास पर निर्भर करती है। यहाँ पे क्या लिखा गया, अविश्वास, अविश्वास नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे विश्वास होना चाहिए। संबंधों की जो बुनियाद है निजी विश्वास पर निर्भर करती आई है। तो यहाँ पे बी वाले में आपकी त्रुटि है, आपको गलत वाला बताना है, तो गलत वाला आपका बी वाला है। अगला प्रश्न है कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो उसको असाध्य कहा जाता है। ऐसा रोग जिसका कोई भी उपचार संभव न हो तो उसको असाध्य कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये ऐहिक का तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस लोक से संबंध रखने वाला हो उसको ऐहिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो संसारिक न हो उसको अलौकिक कहा जाता है, यह भी पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जिसमें यहाँ पे जो क्रिया है भाव के अनुसार लगी हो। तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे बी वाले में दिया गया, मुझसे गाया नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या है, भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, जल्दी से आंसर कीजिए कि जिसकी तुलना न हो सके उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा अतुलनीय। अतुलनीय देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बहुमूल्य दिया गया, बहुमूल्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो कीमती हो। अमूल्य दिया गया, अमूल्य का मतलब होता है कि जिसका कोई भी मूल्य न हो। तो यह दोनों आप याद रख लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, देख सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो करोड़ रस हो जाएगा। करोड़ रस देखेंगे सी वाले में दिया गया है, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है, आस्तीन का सांप होना। तो जल्दी से आंसर कीजिए। आस्तीन का सांप होना इसका मतलब होता है कि विश्वासघाती होना।
तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। पेट भरे मनमोदक से कब, सही विकल्प चुनना है आपको यहाँ पे। जल्दी से यहाँ पे प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दिया गया पेट भरे मनमोदक से कब, इसमें सही विकल्प चुनना है, इसका आपको अर्थ बताना है। यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पे ये आपके मुहावरे हैं और यहाँ पे हो जाएगा कि केवल सोचते रहने से ही किसी काम में सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे जो छंद है इनका सर्वप्रथम जो उल्लेख है यह मिलता है ऋग्वेद में। जीके में आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कुंडली है, कुंडली के प्रत्येक चरण में आप लोग देखेंगे तो 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जल्दी से आंसर करना है। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसमें विशेष उक्ति है, तो यहाँ पे क्या होगा, विशेषोक्ति हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा स्कोर करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है और कम फीस में बीएड करना है, तो सरकारी कॉलेज के लिए ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को अगर पास करना है तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा फोकस करने हैं। कम से कम 12 से 14 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, एक आइडिया लग जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके सीधे सीधे रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट एक ही में मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और आपका कॉमर्स है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी करेंगे वीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।